गुड इवनिंग दोस्तों, आपका ज्योग्राफी की क्लास में एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के मानसून को लेके। जैसा कि हमारे सेकंड ग्रेड में सिलेबस में जो लिखा हुआ है हम उसकी बात करते हैं। सिलेबस में लिखा है भारत में मानसून प्रक्रिया। भारत में मानसून प्रक्रिया, तो किस तरह से भारत में मानसून को लेके हम लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी का वेलकम है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। कि भारत में मानसून प्रक्रिया को लेके किस तरह के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। सामान्यतः जब हम मानसून की बात करते हैं हम लोग जलवायु को पढ़ने की ज़्यादा सोचते हैं, जबकि मानसून अपने आप में अलग है, जलवायु अपने आप में एक अलग है। सभी को नमस्कार। मानसून को लेके जिन प्रश्नों की हमें अभी तक पूछे गए हम उन सभी प्रश्नों को लेके बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न सामान्यतः मानसून को लेके पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि भारत में मानसून कहां से आता है या किस तरह से भारत में मानसून प्रवेश करता है। जैसा कि प्रश्न आरएस में भी पूछा गया था और सेकंड ग्रेड में भी कई बार पूछा गया है कि भारत में मानसून का प्रवेश होता है, वह राज्य क्षेत्र हम लोगों से कई बार पूछा जाता है। दूसरा, इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड में कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा होती है, उस राज्य का या उस क्षेत्र का हम लोगों को नाम बताना था। तो उन सभी प्रश्नों को जिस तरह से हमें मानसून को लेके पूछे जा रहे हैं, सामान्यतः स्टूडेंट्स क्या करता है वह मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जब भी मानसून प्रक्रिया का टॉपिक पढ़ रहा होता है वह जलवायु को लेके पढ़ता है, और जलवायु में वह विभिन्न प्रकार के जो वर्गीकरण दे रखे हैं, जैसे हमारे कोपेनहेगन का वर्गीकरण है या हम बात करते हैं थॉर्नवाइट का वर्गीकरण है, ट्रिवॉर्थो का वर्गीकरण, उनको स्टूडेंट पढ़कर भी जाता है। लेकिन जैसा कि पिछले 2012 से लगाकर 2016-17 तक जो भी सेकेंड ग्रेड के एग्जाम्स हुए हैं उसमें कहीं पर भी उनको नहीं पूछा। उनको पूछा गया राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में जो टॉपिक है वह है राजस्थान की जलवायु, जबकि भारत के जो संदर्भ में है वह है भारत में मानसून की प्रक्रिया। तो देखिए, सामान्यतः हम पहले उन प्रश्नों की बात करते हैं कि भारत में मानसून की प्रक्रिया जो हमारा टॉपिक है यहां से क्या क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाएंगे। तो देखिए, उन सभी प्रश्नों की पहले मैं बात करता हूं जो यहां से पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो यहां से पूछा जाता है वह पूछा जाता है मानसून क्या है। यहीं से हमारी शुरुआत हुई कि मानसून क्या है। जब हम मानसून के बारे में समझेंगे कि मानसून क्या है तो वहां से हमारा एक प्रश्न बनेगा। सेकंड प्रश्न यहां से जो बनता है वह है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी मानसून की उत्पत्ति। मानसून की उत्पत्ति को लेके दूसरे हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए। तीसरा प्रश्न कि भारत में मानसून की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से भारत में मानसून आता है, किस तरह से वह भारत के जिन जिन राज्य क्षेत्रों में उसका प्रभाव क्षेत्र रहता है उस प्रक्रिया को हम लोगों से पूछा जाता है। और चौथा जो प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है मानसून से संबंधित शब्दावली, कि कुछ ऐसे शब्द जो पर्टिकुलर मानसून से संबंधित होते हैं उन शब्दों को लेके हमारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए। जैसे मैं एग्जाम्पल बात बताता हूं, मानसूनी शब्दावली में जैसे पूछा जाता है हमें मुख्य रूप से एक मावट शब्द बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा, हमें कई बार राजस्थान के संदर्भ में जो हम पूछा जाता है पुरवैया, भी कई बार पूछा जाता है। कई बार हमें जेट स्ट्रीम के बारे में पूछा जाता है, कई बार हमें आईटीसी जेट के बारे में पूछा जाता है कि आईटीसी जेट क्या है। तो ये जो शब्द हम लोगों से पूछे जाते हैं ये सब मानसून शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम मानसून की प्रक्रिया में जो हमारा ये सेशन चलेगा, लगभग 2-1 घंटे का जो सेशन है, इसमें मानसून को लेके जितने भी प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं वही मानसून की उत्पत्ति क्या है, नहीं उसके सिद्धांतों की हम बात करेंगे। तो जितने प्रश्न हमें जो पूछे जा रहे हैं मानसून को लेके हम उन सभी प्रश्नों की भी बात करेंगे। सामान्यतः यह पोर्शन जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन को जो है
किस तरह से ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठता के साथ हम लोगों से पूछा जा रहा है या कैसे पूछे जाते हैं, हम उन प्रश्नों की बात करेंगे कि हालांकि यह पोर्शन पूरा थ्योरेटिकल है, थ्योरी की तरफ पढ़ा जाता है, लेकिन उन थ्योरी में से हमें प्रश्न कैसे निकाले जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोगों से कैसे पूछा जाता है। जब हम मानसून की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो इसी में कमेंट्स जिस तरह से आ रहे हैं कि सर अल नीनो और ला नीनो है, तो हम इसकी भी बात करेंगे मानसून की प्रक्रिया के साथ या मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक को लेके कि मानसून क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे मानसून की, मानसून क्या है, और उसके बाद हमें क्राइस्ट शिशु भी पूछा जाता है, तो क्राइस्ट शिशु की भी हम लोग बात करेंगे। हालांकि हमने पिछले क्लास में कर चुके हैं, जब हमने महासागरीय धाराएं पढ़ी थी तो उस समय हमने बात की थी अल नीनो की, और अल नीनो के संबंध में हमें क्राइस्ट शिशु की बात की, जिसको को बालक ईशा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे आज मानसून को लेके जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः इस टॉपिक से हमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां से हमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों की बात करूंगा। एक प्रश्न पूर्ण रूप से मानसून की प्रक्रिया पर आधारित होगा और दूसरा प्रश्न या तो शब्दावली पर या उसके प्रभाव पर आधारित होगा कि उसका प्रभाव क्षेत्र कहां का रहता है, या उसके इतिहास पर आधारित होगा। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले मानसून की। मानसून क्या है? तो सिंपल सी है, मानसून एक अल्पकालीन वायु की अवस्था। यह एक अल्पकालीन वायु की अवस्था है कि कुछ समय तक यह वायु की अवस्था के अनुसार रहता है और कुछ समय बाद इसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो यह एक तरह से कहा जाता है कि मानसून एक सामयिक पवन है। सामयिक पवन का एक उदाहरण भी है मानसून या मानसूनी पवने, जिन हम लोगों को पढ़े, हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो मानसून एक सामयिक पवन का जो उदाहरण है और यह अल्पकालीन वायु की अवस्था है। प्रश्न यह आता है कि मानसून जो शब्द है, यह शब्द कहां से लिया गया है? तो देखिए मानसून के यदि हम इतिहास में जाएं तो विश्व में सबसे पहले मानसून के संबंध में व्याख्या करने का श्रेय जो जाता है वह जाता है अरबी यात्रियों को, कि मानसून की जो व्याख्या सबसे पहले वैश्विक स्तर पर भी बात करेंगे, चाहे हम भारत के स्तर पर की बात करें, वैश्विक स्तर पर बात करें या विश्व के मानसून की बात करें, तो सबसे पहले जो है अरबी यात्री आया था जिसका नाम था एक हिप्पोटस। हिप्पोटस नामक एक अरबी यात्री था और इसने सबसे पहले विश्व के मानसून की जो है व्याख्या की थी। वैश्विक मानसून के बारे में सबसे पहले जो बताया था वह एक अरबी यात्री था, हिप्पोटस। बात करते हैं अपन भारत में, तो यदि हम भारत में बात करें यानी भारतीय मानसून, तो भारतीय मानसून की जो सबसे पहले व्याख्या की थी वह भी एक अरबी यात्री था जिसका नाम था अल मसूदी। और ये कई बार हमें इतिहास में भी पूछा जाता है, कई बार हमें ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए मैं आपको हिंट देता हूं, प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है कि मेरा जो हिंट है कि अल मसूदी यह गुर्जर प्रत्यार वंश के शासनकाल में भारत आया था। आप लोगों को बताना है कि यह किसके शासनकाल में भारत आया था। और भारतीय मानसून की सबसे पहले व्याख्या अल मसूदी ने की, और इसीलिए हम लोग एक शब्द बहुत बात पूछते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है और उस का शाब्दिक अर्थ होता है पवन की दशा। किस तरह से पवन चलती है, पवन की क्या दशा है, उन सबको जो है संयुक्त रूप से नाम दिया गया मौसम, और उस मौसम शब्द से उत्पत्ति हुई है मानसून की। तो कई बार हमें सीधा प्रश्न पूछा जाता है, और वह प्रश्न पूछा जाता है कि मानसून शब्द जो है किस भाषा का है या इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है, अरबी भाषा। और अरबी भाषा के कौन से शब्द से हुई है? मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ था पवन की दशा। और भारतीय मानसून की जो सबसे पहले व्याख्या की थी वह एक अरबी यात्री था अल मसूदी,
जो गुर्जर प्रत्यार वंश के महिपाल के समय आया था। सही आंसर है आप लोगों का, क्योंकि भारत में दो, यानी गुर्जर प्रत्यार वंश की बात करें तो गुर्जर प्रत्यार वंश के शासनकाल में दो अरबी यात्री भारत आए थे। एक तो आया था अल मसूदी और एक आया था जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान भी गुर्जर प्रत्यार के शासक हुए थे, मिहिर भोज। सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था, जबकि अल मसूदी महिपाल के समय जो है भारत की यात्रा की थी और इसने सबसे पहले भारतीय मानसून की या भारतीय जलवायु की व्याख्या की। तो यहां से हमारा एक प्रश्न और भी बन सकता है। तो यहां से जो इतिहास को लेकर प्रश्न बनते हैं वो दो प्रश्न बन सकते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से या किस शब्द से हुई है, और भारतीय मानसून की सबसे पहले व्याख्या किसने की, तो अल मसूदी ने की थी, जिसका इतिहास में प्रश्न बन सकता है कि ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये था मानसून का अर्थ और उसका इतिहास। और मानसून का अर्थ है अल्पकालीन वायु की अवस्था। यदि यही अवस्था दीर्घकालीन हो जाए तो इसको हम कहते हैं जलवायु। यानी मानसून और जलवायु में जो अंतर है वह केवल समय अवधि का है कि यदि अल्पकालीन वायु की अवस्था है तो हम उसको नाम देते हैं मानसून, और यही अवस्था यदि हमारी दीर्घकालीन है, दीर्घकालीन वायु की अवस्था को हम नाम देते हैं जलवायु। तो ये प्रश्न हम लोगों से कई बार पूछा जाता है। सामान्यतः नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यह हो सकता है कि दीर्घकालीन वायु की अवस्था जलवायु कहलाती है और अल्पकालीन वायु की अवस्था मानसून या मौसम जिसे हम लोग कहते हैं वह कहलाती है। तो यह था एक मानसून का सामान्य सा जो है इतिहास और अर्थ। प्रश्न आता है कि मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसको लेके और क्या प्रश्न उत्पत्ति को लेके पूछे जा सकते हैं। हमारा जो अगला जो रहेगा इसी में कि मानसून की उत्पत्ति। देखिए, मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में हम बात करें तो हम अनेक सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन मुख्य मानसून की उत्पत्ति को लेके 4 सिद्धांत हम लोगों से बहुत बार पूछे जाते हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं। यानी सेकंड पेपर में बात करेंगे तो हमें कई बार सिद्धांत को लेके पूछा जा सकता है, और वहीं हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो उन सिद्धांत को लेके नहीं पूछे, उनके सिद्धांत की जो क्रिया विधि है वह हमारे प्रश्न बनती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम शुरू करें। अगला जो है कि मानसून की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत है, और यदि हमें मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत क्लियर है तो भारत की मानसून प्रक्रिया को पढ़ने का बहुत ही इजी है, और हर एक शब्द का हर एक प्रश्न का उत्तर हम लोग निकाल सकते हैं कि इसका क्या प्रश्न है और क्या हम लोगों से पूछा जा सकता है। कई बार हमें प्रश्न जल मानसून के होते हैं और प्रश्न किसी और तरीके से, प्रश्न की लैंग्वेज को चेंज करके हम लोगों से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनको, क्योंकि भारत की स्थिति भी हमारा एक टॉपिक है और उसको यदि हम जलवायु के या मानसून के साथ जोड़ेंगे तो हमारे कई प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, स्थिति को लेके भी और मानसून की प्रक्रिया को लेके भी। अगला जो है वह है मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। यद्यपि मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत सीधे हम लोगों से नहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इन सिद्धांतों से ही हमें पता चलेगा कि हमारे यहां मानसून कैसे आता है और क्या स्थिति बनती है और किस क्षेत्र में बनेगी। उन क्षेत्रों को लेकर हम लोगों से बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला सिद्धांत है वह है तापीय सिद्धांत। पहले मैं सिद्धांतों की बात कहूंगा कि तापीय सिद्धांत, और यह दिया था इंस्टॉप नामक एक डेडले इंस्टॉप नामक एक ब्रिटिश था, पूरा नाम था उसका डडले इंस्टॉप नामक एक ब्रिटिश भूगोलवेदा था, ब्रिटिश विद्वान था। इसने जो है एक सिद्धांत दिया, तापीय सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कहलाता है विषुवत पछुआ
प्रवाह सिद्धांत, यह जाता फ्लोन। तीसरा जो सिद्धांत था वह था जेट स्ट्रीम सिद्धांत, और यह सिद्धांत दिया था ईस्ट नामक ने दिया था, लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा जो व्याख्या की एक भारतीय मौसम वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कोटेश्वरम, उन्होंने इस सिद्धांत की जो है एक इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया या ज्यादा व्याख्या की, लेकिन यह सिद्धांत दिया गया था ईस्ट के द्वारा। और चौथा एक और सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं एल नीनो सिद्धांत। यह भी भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए एक प्रमुख सिद्धांत है, और यह दिया था गिलबर्ट विकलर नामक एक था भूगोलवेत्ता था, उसने गिलबर्ट का नाम कई बार पूछा था कि मुख्य दो दिया था वो गिलबर्ट ने, ईस्ट का, फ्लोन का और डेडले स्टॉर्म का। ये जो चार सिद्धांत है यह हम लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। ये तो मेंस जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनके लिए तो है ही है, लेकिन इन सिद्धांतों के आधार पर हम मानसून की उत्पत्ति की बात करेंगे कि मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। सही बात तो यह है कि यह जो चारों सिद्धांत है पर्टिकुलर रूप से यदि हम देखें एक एक सिद्धांत की हम बात करेंगे तो एक एक सिद्धांत जो है पर्टिकुलर भारतीय मानसून की प्रक्रिया का जो है व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या करता है यह एक समग्र रूप से। समग्र रूप से क्या मतलब है कि कहीं पर तापीय सिद्धांत काम आएगा, तो कहीं पर हमारा विषुवत पछुआ प्रवाह सिद्धांत काम आएगा, तो कहीं पर हमारा जेट स्ट्रीम, यानी सभी सिद्धांतों की हम समग्र जब बात करेंगे तब हमारा क्लियर होगा कि हमारे यहां भारत में मानसून किस तरह से आता है। तो मैं एक एक सिद्धांत को लेकर चलूंगा, एक एक सिद्धांत से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को लेकर चलूंगा और किस तरह से हम लोगों से ये प्रश्न पूछा। चिर संवत सिद्धांत भी है, लेकिन दैट इज ए पार्ट ऑफ थ्योरी, नॉट पार्ट ऑफ दो है, ये अपना फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है, द थ्योरेटिकल पार्ट। यदि आपका ज्योग्राफिकल पर्टिकुलर है तो उसमें आधुनिकवाद का सिद्धांत भी है, चिर संवत सिद्धांत भी, कई सिद्धांत हम लोगों से मिलेंगे। लेकिन हिस्ट है एक भूगोल वेदा, एक भूगोल वेदा थे जिन्होंने यह सिद्धांत दिया हिस्ट ने, और जिसकी सबसे ज्यादा व्याख्या की थी भारतीय वैज्ञानिक, एक मौसम वैज्ञानिक में कोटेश्वरम, इनको श्रेय जाता है। तो देखिए हम लोग किस तरह से इनको लेके चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम तापीय सिद्धांत कि तापीय सिद्धांत से किस तरह से जो है मानसून की उत्पत्ति होती है। अभी हम केवल मानसून की उत्पत्ति की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में कैसे मानसून आता है। तापीय सिद्धांत कहता है ए, तापीय सिद्धांत को समझने से पहले हम लोग एक जो बात कर रहे हैं वह बात क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने पहले एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें पढ़ा था पवन। पवन में हमने बात की थी, कुछ पवनों की बात की थी जिसमें थी स्थायी पवनें और व्यापारिक पवनों की, कि जो हमारी भूमध्य रेखा है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा के आसपास जो वायुदाब पेटी पाई जाती है उसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास उच्च तापमान होने के कारण वहां वायुदाब क्या होता है, कम होता है, और वायुदाब कम होता है तो उस वहां जिस वायुदाब पेटी का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और इसके यदि हम उत्तर और दक्षिण में जाते हैं तो आपको एक और जो पेटी मिलती है जो कि 30 और 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलेगी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। इसको हम बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और यह भी है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और
पवनों की जो दिशा होती है वह उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती है। और यहां हम लोगों ने चर्चा भी पहले कर चुके हैं कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से जो पवनें आती है भूमध्य रेखा की ओर, इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें, और इस तरह से जो कि स्थायी पवनों का एक उदाहरण है। हम लोगों ने इसकी हम बात की थी कि किस तरह से वायुदाब का जो है पवनों की जो संचलन इस पृथ्वी पर जो है वायु प्रवाह तंत्र में संचलन होता है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो 30 और 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, वहां से भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी की और जो है हवाएं आती है। तो हम यदि इसकी दिशा की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में जो इनकी दिशा होती है वह हम लोगों ने बात की, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। और उत्तरी गोलार्ध में यदि हम दिशा देखी जाए तो इनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और हम दक्षिणी गोलार्ध में यदि इसकी दिशा की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो दिशा रहेगी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है वह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, यह उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी। जब भी हम पवनों को समझेंगे तो क्योंकि हमारा जो है मानसून है यह मानसूनी पवनें हैं और मानसूनी पवनों को लेके भी हमारे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पछुआ पवनों की बात हम लोग कर चुके हैं, हम केवल यहाँ पर उन्हीं की बात करेंगे जो मानसून से संबंधित तथ्य है, पहले उनकी बात करेंगे। और यदि हमें समय मिला तो हम समय का उपयोग करते हुए पवनों को भी मैं वापस बताने की भी कोशिश करूंगा। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि व्यापारिक पवनें, अब तापीय सिद्धांत क्या कहता है? तापीय सिद्धांत कहता है कि तापमान जहां सूर्य सीधा चमकेगा, यानी जहां तापमान ज्यादा होगा वहां वायुदाब क्या होगा? कम होगा। और जहां वायुदाब कम होगा तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलेगी, और वो हवाएं जब महासागरों के ऊपर से निकलती है तो जल वाष्प ग्रहण करती है, और जल वाष्प ग्रहण करके आगे जाकर वह जो है मानसून या वर्षा का कारण बनती है। इस तरह से हमारे प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम तापीय सिद्धांत से किस तरह से जलवायु की उत्पत्ति होती है तो हम बात करते हैं आगे के इसी में कि यहां भूमध्य रेखा ये आपको भारत का मैप नजर आ रहा है, और यह बात करते हैं जिसको कहते हैं हम भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बात करते हैं अपन मार्च की। मार्च महीने में जो सूर्य है वह भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। मार्च महीने में भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, और मार्च के बाद में धीरे धीरे जो है यह सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चलता है, उत्तरायण की तरफ चलता है। और मार्च के बाद में बात करेंगे अप्रैल में, तो अप्रैल में जो है लगभग इसकी स्थिति यह रहती है। मई की बात करें तो सूर्य की स्थिति लगभग यह रहती है, और यही बात हम लोग करते हैं जून की। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 21 जून, यानी जून के महीने में सूर्य जो है वह कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। यानी जो भूमध्य रेखा पर था मार्च में, यह धीरे धीरे गति करके जून महीने में कहां आ गया? इस क्षेत्र में आ गया, यानी कर्क रेखा पर आ गया। यह है कर्क रेखा। कर्क रेखा और यह भूमध्य रेखा। बात करते हैं कि जब मार्च महीने की बात थी तो मार्च महीने में जो है व्यापारिक पवनें इस तरह से चली। मार्च महीने में जो है व्यापारिक पवनें चली, और जैसे जैसे सूर्य की स्थिति गई, यह जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहां बना, और जून के महीने में, यह बात है जून की, मई की, और यह अप्रैल। तो मार्च के महीने से जून के महीने में सूर्य की उत्तरायण स्थिति हुई,
तो यह जो पार्ट्स था, यह पार्ट्स गर्म हुआ और गर्म होने के कारण इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण हुआ और निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होने के कारण ये जो व्यापारिक पवनें थी जो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली, ये दक्षिणी गोलार्ध, यह दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें इस भूमध्य रेखा को क्या कर जाती है, पार कर जाती है और यह पार करके उत्तरी गोलार्ध में चलती है और जैसे ही यह उत्तरी गोलार्ध में आती है इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इनकी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन, और परिवर्तन का जो कारण है वह है कोरियोलिस बल, या जिसको कहा जाता है फेरल का नियम। फेरल के नियम या कोरियोलिस बल के कारण इसकी दिशा जो है वह हो जाती है दाहिनी ओर। यानी जो व्यापारिक पवनें, ये हैं व्यापारिक पवनें, जो व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध में जो चल रही थी, जो भूमध्य रेखा की ओर आ रही थी, यह जो है सूर्य की स्थिति के साथ साथ जो निम्न मार्च में जो निम्न वायुदाब क्षेत्र भूमध्य रेखा पर था, वह जून में निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण कहां पर हो गया, कर्क रेखा के होने का दक्षिणी गोलार्ध में जो चलने वाली व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में आती है और उत्तरी गोलार्ध में आती है तो इनकी दिशा में कोरियोलिस बल या फेरल के नियम के हिसाब से दाहिनी तरफ हो जाता है। तो अब इसकी दिशा जो है वह हो जाती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है और इन दक्षिण पश्चिम और जो पवनें चलती है इन्हीं को हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। तो ये था कि भारत में किस तरह से मानसून आता है। तापीय सिद्धांत कहता है, मैं वापस रिपीट इसलिए करूंगा कि तापीय सिद्धांत कहता है कि मार्च महीने में सूर्य जो है भूमध्य रेखा के आसपास चमकता है तो भूमध्य रेखा के निकट जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, तो व्यापारिक पवनें जो है भूमध्य रेखा की ओर आती है। लेकिन जब मार्च से सूर्य की उत्तरायण में जब गति करता है तो अप्रैल, मई और जून के समय जब वह भूमध्य रेखा पर कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो कर्क रेखा के आसपास मुख्य रूप से जो है थार का मरुस्थल का जो भाग है यह और जो है मध्य भारत का ये क्षेत्र जो स्थल भाग है यह गर्म होता है और गर्म होने के कारण यहां निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है। यहां किसका निर्माण होता है, निम्न वायुदाब केंद्र, और निम्न वायुदाब लो प्रेशर जोन का निर्माण होता है। निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होने के कारण जो दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें चलती है वह उत्तरी गोलार्ध में जो है विस्थापित हो जाती है, भूमध्य रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में विस्थापित हो जाती है और विस्थापित होने के साथ साथ इनकी दिशा में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। और यही व्यापारिक पवनें जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जा रही थी यह अब दक्षिण पश्चिम से यह दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जा रही थी, यह उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गति करने लगती है और इस गति को इसी को हम जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं कि भारत में कौन सा मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। और यह कब आता है, ग्रीष्म ऋतु में। ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी जब हमने मानसूनी पवनें पढ़ रहे थे, उस समय हम लोगों ने बात की थी कि भारत में दो तरह का मानसून आता है, एक तो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून और एक आता है उत्तर पूर्वी मानसून। जब ग्रीष्म ऋतु होती है तो हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून आता है और यह मानसून जब भारत में आता है तो भारत में बारिश करता है और बारिश करने से जो है इस स्थल भाग जल्दी गर्म होता है, जल्दी ही क्या होता है, ठंडा होता है। तो जब ये जल्दी गर्म होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की ओर आता है और जब ये बारिश कर देता है तो शीत ऋतु में ये जल्दी ठंडा होता है। ठंडा होने के कारण यहाँ वायुदाब क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है और सागरों में हिंद महासागर में वायुदाब निम्न हो जाता है। तो यही जो है पवनें वापस जो है इस दिशा में चलनी शुरू होती है और इसको कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। इनकी चर्चा हम लोग वापस करेंगे कि दक्षिण पूर्वी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून संज्ञा और यह शीत ऋतु में चलता है। उत्तर पूर्वी मानसून कब आता है, शीत ऋतु में आता है और दक्षिण पूर्वी मानसून कब आता है, ग्रीष्म ऋतु में। यह कहता है तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जो फेरल के नियम के अनुसार कहा जाता है कि जैसे उत्तरी गोलार्ध में या जो है गोलार्ध में पवनें सदैव दाहिनी दिशा की ओर चलती है, दाहिनी ओर मुड़ जाती है, ये इधर दाहिनी ओर चलेगी, ये इधर चलेगी तो दाहिनी ओर चलेगी। तो इस तरह से यह हमारा एक प्रश्न जो बनता है तापीय सिद्धांत कहलाता है कि यहां से हमारा जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है
यदि आप में लोग कहीं जो है मेंस की आरएस की तैयारी करते हैं तो कई बार हमारे ये प्रश्न पूछा था, भारत में मानसून की प्रक्रिया को समझाइए। तो भारत में मानसून की प्रक्रिया का एक ये तापीय सिद्धांत व्याख्या करता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं यहीं से कि क्या प्रश्न बनता है। तो भारत में सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में मानसून कौन सा आता है। तो भारत में दो तरह का मानसून, हाँ तमिलनाडु में गोल्डन ड्रॉप्स किसे कहते हैं इसकी भी बात हम लोग करेंगे आगे, पूरी एक एक टॉपिक को लेके करेंगे, भारत के हर क्षेत्र को लेके हम करेंगे। लेकिन हम यहां केवल अभी सिद्धांतों की बात करेंगे कि किस तरह से सिद्धांत। तो तापीय सिद्धांत से यह होता है कि जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है भारत में निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है। तो प्रश्न हमारा यहीं से बनता है कि भारत में निम्न वायुदाब केंद्र कौन सा है। तो भारत में जो निम्न वायुदाब केंद्र जो बनता है वह बनता है थार का मरुस्थल यहां। तो यह था हमारा एक तापीय सिद्धांत। और तापीय सिद्धांत से हमारा वापस एक तो प्रश्न बनता है, वह प्रश्न बनता है कि भारत में मानसून आता है। तो भारत में दो मानसून आता है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा आता है उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून वो आता है ग्रीष्म ऋतु में और उत्तर पूर्वी मानसून जो आता है वह आता है शीत ऋतु में। यहां से ये दो हमारे प्रश्न बनते हैं। सेकंड बात करते हैं हम, हमारा दूसरा कहता है कि विषुवत पछुआ जो है प्रवाह सिद्धांत। लौटता मानसून की भी बात करेंगे हम सबकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले की कि दूसरा सिद्धांत क्या है। फिर जब हम सभी सिद्धांतों को एक साथ पढ़ेंगे तब हमारा जाके ये प्रश्न टॉपिक क्लियर होगा कि क्या प्रश्न हमारा पूछा जा सकता है। ये पूरा टॉपिक कवर होगा मानसून की प्रक्रिया। और ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो थ्योरेटिकल पोर्शन में चलता है और प्रैक्टिकली पूछा जाता है। और प्रैक्टिकली पूछा जाता है, हाँ बंगाल की खाड़ी का आराकान पर्वत की हम बात करेंगे आगे। जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून की बात करेंगे तो पूरे मानसून को हम पढ़ेंगे किस तरह से। केवल अभी तक तो हम ये कि हमारा मानसून भारत तक आता कैसे, उत्पत्ति कैसे होती है। तो तापीय सिद्धांत कहता है कि व्यापारिक पवनों के कारण जो है ये इसकी उत्पत्ति होती है। तापमान के कारण जो है निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और निम्न वायुदाब का केंद्र बनने के साथ ही जो है व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है। और वह जब हिंद महासागर से चलती है तो हिंद महासागर की नमी को जो है ग्रहण करती है और वही नमी आगे जाके भारत में क्या करती है, वर्षा करती है। यह है सिद्धांत सही। तो अगला जो सिद्धांत है वह है सेकंड सिद्धांत की बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत है विषुवत पछुआ प्रवाह सिद्धांत, जो कि दिया था फ्लॉन ने। ये भूगोल वेदा थे फ्लॉन, उन्होंने यह सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति का जो कारण है, यह सिद्धांत कहता है कि भारतीय जो है मानसून की उत्पत्ति का जो कारण है वह है ITCZ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, या हिंदी में कहते हैं इसको अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। और इसके कारण जो है मानसून की उत्पत्ति होती है। तो पहला हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि ITCZ क्या है। देखिए ITCZ की जब हम बात करते हैं या अंतः उष्ण अभिसरण केंद्र की जब आप बात करते हैं तो ये ITCZ क्या है, यह हमारी पृथ्वी और यह भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जो है भूमध्य रेखा के निकट निम्न वायुदाब, उच्च तापमान, यानी भूमध्य रेखा के पास सूर्य सीधा चमकता है तो वहां भूमध्य रेखा के निकट उच्च तापमान और निम्न वायुदाब होने के कारण जो व्यापारिक पवनें जो आती है एक दूसरे की ओर जो है आती है, यहां भूमध्य रेखा के समीप आकर निकट आकर गर्म होकर ऊपर उठती है। और इस क्षेत्र को यानी इस
भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब जो है, भूमध्य रेखा के निकट निम्न वायुदाब जो क्षेत्र है, इसको ही कहा जाता है अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र, यानी ITCZ। कि ITCZ क्या है? तो देखिए ITCZ में वापस है, क्योंकि ITCZ हमारा प्रश्न है और ITCZ कई बार हमें सीधा नहीं पूछा जाता है। ITCZ को लेके हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि ITCZ क्या है। तो ITCZ दैट इज कुछ भी नहीं है, सामान्यता है एक उष्ण अभिसरण क्षेत्र है कि ऐसा एक भूमध्य की सूर्य जहां सीधा चमकेगा वहां गर्मी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होने के कारण वहां की हवाएं क्या होती है, ऊपर उठती है और निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण करती है। और जहां निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होगा तो उच्च वायुदाब से क्या आएगी, हवाएं आएगी, और यदि उसमें जल वाष्प की या नमी ज्यादा है तो वह वहां क्या करेगी, वर्षा करेगी। इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है कि अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र और ITCZ। और यह एक स्थायी नहीं होता है, यह स्थायी नहीं, यानी ITCZ जोन स्थायी नहीं होता है, यह एक अस्थायी क्षेत्र है। अस्थायी क्षेत्र कैसे? कि जैसे जैसे तापमान में, यानी सूर्य की जो है क्या कहते हैं ना, दिशा में परिवर्तन, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होगा और तापमान में जैसे जैसे परिवर्तन होगा, ITCZ जोन का जो है अलग अलग जगह इस विस्थापित हो जाएगा और अलग अलग क्षेत्र में यह विस्थापित होता है। तो हमारा प्रश्न यहां से यह बनता है कि भारत में यह किस तरह से मानसून को लाता है, यानी भारत में अंतः अभिसरण ITCZ के कारण भारत में किस तरह से मानसून आता है। और यहां से हमारा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में ITC जोन जो है सबसे ज्यादा प्रबल कहां होगा। प्रश्न हमारा यहां से ITCZ जो है सबसे सर्वाधिक प्रबल क्षेत्र कहां पर होगा या किस क्षेत्र पर है। मैं वापस समझाऊंगा कि ITCZ एक अस्थायी जो है क्षेत्र होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, और यह जो है मार्च के महीने में जो है कहां पर होता है, भूमध्य, क्योंकि मार्च में भूमध्य रेखा पर यह सीधा चमकता है सूर्य। वापस मैं इसको एक बार क्लियर करूंगा मैपिंग के माध्यम से, मैं वापस एक बार समझाने की बात कर रहा हूं कि ITCZ अंतः उष्ण अभिसरण केंद्र एक अस्थायी क्षेत्र होता है और यह जहां सूर्य सीधा चमकता है वहां पर इसका निर्माण होता है। अब निर्माण कैसे होता है इसकी भी बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊं। पहली बारिश की भी बात करेंगे सभी, पहले एक बार हम सिद्धांतों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से हमारे यहाँ भारत में बारिश होती है। और जहां तक मेरा अनुभव है कि आपका मानसून की प्रक्रिया को लेकर परीक्षा में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। यह है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, और जहां पर हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सूर्य जो है यहां पर मार्च महीने में सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और सीधा चमकने के कारण यहां पर जो है निम्न वायुदाब केंद्र यानी ITCZ का जो है निर्माण होता है और इसके कारण जो है व्यापारिक पवनें, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि व्यापारिक पवनें जो है भूमध्य रेखा की और दक्षिणी गोलार्ध से आती है। मार्च के बाद में हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि अप्रैल में यह इस तरीके से, मई और यह जून, यह अप्रैल, मई और जून। अप्रैल में यदि हम बात करें तो यह भारत के लगभग दक्षिण से गुजरता है। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। अप्रैल और यह मई, यह 8 डिग्री नॉर्थ, यह 16 डिग्री नॉर्थ और यह 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश। भूमध्य रेखा 8 डिग्री, 16 डिग्री और 23, यानी
मार्च के महीने में सूर्य की स्थिति होती है भूमध्य रेखा पर, अप्रैल महीने में लगभग 8 के आसपास होती है, मई में 16 के आसपास और जून में 23 के आसपास सूर्य की स्थिति होती है। यानी सूर्य जो है उसकी स्थिति अब यहां रहेगी जून के महीने में, मई के महीने में इसके आसपास, अप्रैल के महीने में इसके आसपास, इस तरह से। तो जो आईटी निम्न वायुदाब क्षेत्र जो मार्च में था अब वह कहां चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा और यहां पर इसकी जो स्थिति होगी वह इस तरीके की होगी, ये इस तरह से, और यह जो क्षेत्र होगा यह कहलाएगा ITCZ। जैसे ही स्थिति आपकी मई की हुई, यह स्थिति इस तरह से हो जाएगी ITCZ, और जैसे ही यहां जून की होगी इसकी स्थिति इस तरीके से हो जाएगी ITCZ। अब देखिए ये अंतर कि किस तरह से यह जो है मार्च में जो भूमध्य रेखा पर ITCZ यानी आपदा अभिसरण के जो उष्ण अभिसरण केंद्र बन रहा था जो अब वह जैसे जैसे उसकी स्थिति उस रेखा पर न होकर रेखा से ऊपर हो रही है। अब ये रेखा से ऊपर क्यों हो रही है इसका हम पहले रीजन बताते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास जो पूर्ण ज्यादातर दक्षिणी गोलार्ध है इसके आसपास जो है जैसे ही यह भारत के समीप आता है तो यह भाग है, यह समुद्री भाग है और यह स्थल, तो समुद्र की अपेक्षा स्थल ज्यादा गर्म होते हैं तो निम्न वायुदाब क्षेत्र वहां पर अधिक होता है और इसलिए ITC जोन का जो है थोड़ा सा विस्थापन हो जाता है। हमने कहता है कि ITC जेड है वो एक अस्थायी है, अस्थायी क्षेत्र होता है जहां वायुदाब कम होगा उसका निर्माण वहां पर ज्यादा होगा और मई में यह स्थल भाग में ज्यादा होता है और जून में जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, यह है कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो स्थल भाग ज्यादा जल्दी गर्म होता है और जल्दी गर्म होने के कारण ये जो पश्चिमी कहते हैं जिसको हम कहते हैं थार का मरुस्थल, यह क्षेत्र, तो हमारे यहां से प्रश्न बनता है कि भारत में ITCZ जोन है यानी प्रबल कहां होता है, तो भारत में ITCZ होता है वो होता है थार के मरुस्थल में। थार के मरुस्थल में, यहां पर यानी भारत और पाकिस्तान का जो ये मरुस्थल, थार के मरुस्थल का जो विस्तार है, हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी में जो हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जो है ITCZ का जो है ज्यादा निर्माण, और ITCZ का यहां होने के कारण जो ये दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक यह जो है विस्थापित होकर कहां आ जाती है, उत्तरी गोलार्ध में आ जाती है और यही पवने जो है उत्तरी गोलार्ध में आके ये व्यापारिक पवने जैसी उत्तरी गोलार्ध में आती है इनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और यह हिंद महासागर से नमी ग्रहण करते हुए जो है भारत में जो है मानसूनी बारिश करती है। तो यह हमारा प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जाता है और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में जो है प्रबल ITC जोन जेड है तो वह है थार का मरुस्थल या भारत के पाकिस्तान में फैला हुआ जो स्थल भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है वह थार का मरुस्थल। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है हम उसकी बात करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि यदि भारत में थार का मरुस्थल नहीं होता तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होती। प्रश्न यह है कि भारत में यदि थार का मरुस्थल नहीं होता तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या होती, या ये से कह सकते हैं कि भारत में मानसून की क्या स्थिति होती। तो देखिए यदि भारत में थार का मरुस्थल नहीं होता तो ITCZ का निर्माण नहीं होता, ITCZ का निर्माण नहीं होता लेकिन इतना प्रबल नहीं होता जितना हमारे पेशावर के निकट सही है, पेशावर और ये पूरे थार के मरुस्थल में ITCZ का जो है निर्माण होता है। प्रबल ITCZ का निर्माण होने के कारण यह मानसून को जो है भारत की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है और यही मानसून भारत में आता है और भारत में बारिश करता है। तो भारत में बारिश होती है तो इसलिए भारत में बारिश के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है, थार का मरुस्थल या ITC है। और यह सिद्धांत कहता है कि ITCZ जो जोन है वह कहां स्थित होता है, तो प्रबल ITCZ जो जोन है वह थार के मरुस्थल में विस्थापित होता है और यहां विस्थापित होने के कारण यह मानसूनी हवाओं को यानी दक्षिण पश्चिम मानसून जो व्यापारिक पवन है यह जो है भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में जो है हमारे यहां वर्षा करती है। तो यह हमारा एक प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि भारत में प्रबल ITCZ जोन कौन सा है, तो थार का मरुस्थल जो कि भारत और पाकिस्तान की में फैला हुआ है। इसकी चर्चा हम राजस्थान की ज्योग्राफी में करेंगे। यह था अपना ITCZ का कि ITCZ किस तरह से जो है भारत में मानसून के लिए उत्तरदायी है। तीसरा सिद्धांत वह है
जेट स्ट्रीम सिद्धांत, यह भी हम लोगों से कई बार पूछा जाता है, क्योंकि इसकी व्याख्या जो है, हालांकि ये सिद्धांत तो दिया था एक भूगोलवेत्ता थे यीस्ट, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जो सराहनीय कार्य किया या सबसे ज्यादा व्याख्या जो की है उसको की है भारत के मौसम वैज्ञानिक थे कोटेश्वर, और इसलिए कई जगह किताबों में लिखा हुआ है कि जेट स्ट्रीम सिद्धांत कोटेश्वरम के द्वारा दिया गया, तो सही है। हालांकि यह प्रतिपादन यीस्ट ने किया, लेकिन ज्यादा व्याख्या जो की है वह की थी किसने, कोटेश्वरम ने की। तो पहले हम जेट स्ट्रीम को लेकर प्रश्न बनते हैं कि जेट स्ट्रीम को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में किस तरह से मानसून आता है। तो देखिए इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में किस तरह से मानसून आता है और किस तरह के प्रश्न हम लोगों से पूछे जाएंगे। हालांकि ये पर्टिकुलर सिद्धांत है, सिद्धांतों को लेकर हमारे प्रश्न फर्स्ट में नहीं है, लेकिन ये जो क्षेत्र है थार का मरुस्थल है, तो आईटीसी यानी अंत प्रश्न हमारा जो वापस में एक रिपीट करना चाहूंगा कि बाई ओनी पौने दाई और मुड़ जाती है, और दाई और मुड़ने के कारण है फेरेल का नियम, पृथ्वी की घूर्णन गति, क्योंकि पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, तो फेरेल के नियम के अनुसार कोरोशियल बल के कारण इनकी जो दिशा दाहिनी और होती है, और ये बाई से दाई और क्या होती है, प्रवाहित होती है, वो है कोरियोलिस बल, या जिसको हम कहते हैं फेरेल के नियम के अनुसार पृथ्वी की घूर्णन। जेट स्ट्रीम मावट होती है, हम जेट स्ट्रीम की भी बात करेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं अगला सिद्धांत, जो तीसरा सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जब हम जेट स्ट्रीम सिद्धांत की बात करते हैं तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत दिया था ईस्ट ने, एक भूगोलवेत्ता थे ईस्ट, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जो व्याख्या की थी वो की थी कोटेश्वरम ने, इसलिए कई जगह लिखा हुआ था कि जेट स्ट्रीम सिद्धांत कोटेश्वरम। यह सिद्धांत है क्या, तो देखिए सबसे पहले इस यह सिद्धांत कहता है कि मानसून की उत्पत्ति के लिए जो उत्तरदायी कारण है वो है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, प्रश्न यहां आता है कि जेट स्ट्रीम क्या है, तो देखिए जेट स्ट्रीम जो है यह है धरातल, धरातल से नौ से 12 किलोमीटर, धरातल से 9 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर अति तीव्र गति से चलने वाली अति तीव्र गति से चलने वाली वायु है, और जिसकी गति लगभग 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी जेट स्ट्रीम कुछ नहीं है, तीव्र गति से चलने वाली जो है हवाएं होती है, और ये धरातल से लगभग 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, जिसको हम कहते हैं क्षोभ सीमा के निकट, जिसको कहा जाता है ट्रोपोपोज। ट्रोपोस्फीयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग को कहा जाता है क्षोभ सीमा या ट्रोपोपोज कहा जाता है, जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को क्या करती है, अलग करती है। तो क्षोभ सीमा के जो निकट अति तीव्र गति से चलने वाली, जिसकी गति लगभग 340 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो हवा चलती है, उन्हीं पवनों को, वायु के प्रवाह को हम क्या नाम देते हैं, जेट स्ट्रीम, जो धरातल से लगभग 9 से 12 किलोमीटर, कई जगह यह 16 किलोमीटर लिखा हुआ है, यानी क्षोभ सीमा के, क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में तीव्र गति से चलने वाली वायु के प्रवाह को जो हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो ये जेट स्ट्रीम किस तरीके से भारत में जो है मानसून को जो है उत्पत्ति करती है, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए जेट स्ट्रीम दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्वी जेट स्ट्रीम और एक होती है पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो मैं यहाँ एक फ्लो चार्ट बना लेता हूं, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम फ्लो चार्ट को लेके चलेंगे कि फ्लो चार्ट को लेके कैसे प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं कि जेट स्ट्रीम किस तरह से हमारे यहाँ प्रश्न बन सकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे की बात करें।
जेट स्ट्रीम दो प्रकार की होती है। हालांकि मैं इसको पूरा मैप में आप लोगों को क्लियर करूंगा, लेकिन यहां मैं थ्योरेटिकल पार्ट्स को लेकर चलूंगा कि जेट स्ट्रीम से क्या क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो जेट स्ट्रीम की बात की कि दो प्रकार की होती है। एक होती है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम। यह जो है शीत ऋतु में चलती है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, ये कब चलती है? शीत ऋतु में चलती है। और यहां लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री, या हम कह सकते हैं 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है चलती है। और इनको कहते हैं पूर्वी उष्ण जेट स्ट्रीम। यह ग्रीष्म ऋतु में चलती है और यह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य चलती है। इसके कारण जो है उत्तर पूर्वी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ आते हैं। पश्चिमी विक्षोभ या उत्तर पूर्वी मानसून के लिए उत्तरदायी है वह है पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम, जबकि पूर्वी जेट स्ट्रीम यह भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और मानसून पूर्व चक्रवात, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून पूर्व की जो चक्रवात हमारे यहां आते हैं उनके लिए उत्तरदायी है वह है पूर्वी जेट स्ट्रीम। और जो हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभ या उत्तर पूर्वी जो मानसून आता है इसके लिए उत्तरदायी है हमारा जो है यह पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम। अब ये किस तरह से जेट स्ट्रीम हमारे लिए उपयोगी है हम उसकी बात करते हैं। ये कहां चलती है, किस तरह से जेट स्ट्रीम, तो ये इसका एक फ्लो चार्ट ले लीजिए कि हमारे यहां प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी है तो जेट स्ट्रीम में भी पूर्वी या उष्ण जेट स्ट्रीम उत्तरदायी है, जबकि जो है पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम जिसमें पश्चिमी विक्षोभ जिसको हम लोग मावट कहते हैं और ये उत्तर पूर्वी जो है मानसून जिससे शीत ऋतु में हमारे यहाँ बारिश होती है तो वह जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में, और इनकी स्थिति जो है 20 से लगभग 35 डिग्री अक्षांशों के नॉर्थ अक्षांशों के बीच में होती है और इनकी जो है 8 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में होती है। तो यहाँ से हमारा एक प्रश्न बनेगा। अब किस तरीके से जो है यह आती है जेट स्ट्रीम, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम यह है हमारा हिमालय पर्वत जिसकी स्थिति हम लोग जानते हैं। ये चित्र आपके लिए बहुत काम का है, यहां से कई प्रश्न हमारे बनते हैं। देखिए उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है यह हमारा जो पश्चिमी एशिया का जो भाग है, जो पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी एशिया में शीत ऋतु में जो है उच्च वायुदाब के कारण वहां से जो है हवाएं निम्न वायुदाब की ओर जो चलती है, तो वो जो हवाएं हैं ये मध्य एशिया में जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है जेट स्ट्रीम यानी धरातल से लगभग 100 सीमा के आसपास जो ठंडी चलती है हवाएं, इनको कहा जाता है उपोष्ण जेट स्ट्रीम। और यह है
उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, यह हवाएं भारत की ओर आती है और जब भारत के पास आती है तो हिमालय से यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। हिमालय से यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग जो है उत्तर की ओर चलता है और उत्तर की ओर जाते सीधा पहुंचता है तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार, और तिब्बत के पठार पर आता है। यह स्थल भाग ठंडा होता है और यहां से जो है इसकी दिशा इस तरीके से जो है हो जाती है, यानी इसकी दिशा जो होती है वह हो जाती है उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, और यह इस तरीके से चलता है। मैं पूरा वापस एक बार इसका क्षेत्र बनाऊंगा। दूसरी बात करते हैं, एक जो शाखा है वह हिमालय के दक्षिण में चलती है और यहां जो है उपोष्ण जेट स्ट्रीम, यह भूमध्य सागर जो हम लोग पढ़ते हैं कि भूमध्य सागर यूरोप के नीचे और अफ्रीका और यूरोप के बीच का जो एक सागर है भूमध्य सागर, और उसमें भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति, जो शीतोष्ण चक्रवात जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में, जो शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है, वह चक्रवात पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम के सारे जो है भारत की ओर आ जाते हैं और भारत के उत्तर पश्चिम भारत का जो ये क्षेत्र है, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत का जो ये क्षेत्र है, यहां पर क्या करता है, वर्षा करता है शीत ऋतु में, और जिसको हम स्थानीय भाषा में कहते हैं मावट। और यह प्रश्न हमें कई बार पूछा जाता है, मावट क्या है। तो देखिए मावट क्या है, तो मावट है कि भूमध्य सागरीय शीतोष्ण या पश्चिमी विक्षोभ, क्योंकि ये पश्चिम दिशा से आने वाले हैं इसलिए ये कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, कि भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से जो शीत ऋतु में हमारे यहाँ जाड़े के समय में जो बारिश होती है शीत ऋतु में, उसको हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ रबी की फसल के लिए उपयोगी है और जिसका प्रश्न हम लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं। और वह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के संदर्भ में जो है गोल्डन ड्रॉप्स किसे कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के संदर्भ में गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदें किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है मावट को, जो रबी की फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है। यह हमारा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, रबी की सीजन के लिए लाभदायक है। तो यह प्रश्न महावट पूछा था और महावट हर एग्जाम में पूछा था। या महावट से 3 प्रश्न पूछते हैं कि मावट क्या है, तो हम सामान्यतः कहते हैं शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। दूसरी पूछ, मावट की उत्पत्ति कहां होती है, भूमध्य सागर में, और मावट के लिए उत्तरदायी क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ, जो कि इस उपोष्ण जेट स्ट्रीम के सारे जो है भारत में आ जाते हैं। और जब भारत में आते हैं तो इसमें जो है इसके कारण इसमें वायुदाब ज्यादा हो जाता है और यह जो है भारत हिमालय के दक्षिण में जो है ये उत्तर पश्चिम जो भारत है, यानी राजस्थान का भाग, पंजाब और हरियाणा का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये बारिश करता है जो कि रबी के लिए ज्यादा उपयोगी है। और यहाँ प्रश्न हमारा पूछा था कि गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे किसे कहा जाता है, तो गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे कहा जाता है मावट को। और ये राजस्थान की ज्योग्राफी हम वापस पढ़ेंगे, शब्दावली के लिए जो है पूछे जाते हैं कि मावट क्या है। तो ये था हमारा कि किस तरह से ये उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है भारत में बारिश करता है, मानसून को लाता है, और यह उत्तर पूर्वी मानसून के लिए क्या है, उत्तरदायी है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जेट स्ट्रीम का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात कर रहे हैं अपन पूर्वी जेट स्ट्रीम की। पूर्वी जेट स्ट्रीम
किस तरह से जो है भारतीय मानसून को जो है, या भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जो है कारण है, जिसकी हम चर्चा की कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून के जो है वो आता है वो पूर्वी जेट स्ट्रीम के। तो बात हमने की थी पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम होती है कि वायुमंडल का जो हमारा सौभमंडल है, सौभमंडल में जो सौभ सीमा है यानी 9 से जो है 12-13 किलोमीटर या 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र गति से जो है हवाएं चलती है, उनको वायु प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो देखिए जेट स्ट्रीम किस तरह से है। तो यह हमारा तिब्बत का पठार जब ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जो है तिब्बत के पठार से हवाएं ऊपर उठती हैं और हवाएं ऊपर उठकर इस तरीके से गर्म हवाएं चलती हैं, और ये जो गर्म हवाएं जैसे ही ऊपर उठकर चलती है तो ये जब भारत के स्थल भाग से गुजरती है तो भारत के इस स्थल भाग में और ज्यादा क्या करती है, वायुदाब को कम कर देती है। और ये जब वायुदाब को कम कर देती है तो यह धीरे धीरे आगे बढ़कर अरब सागर में आती है, और अरब सागर में जब यहां पर यह गुजरती है तो यहां पर यह निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण करती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम, जिसकी उत्पत्ति कि जब ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार गर्म होता है तो जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है, पूर्वी जेट स्ट्रीम। और ये पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है भारत के ऊपर से गुजरती है तो यहाँ निम्न वायुदाब का निर्माण करती है और धीरे धीरे यह अरब सागर में उतर जाती है, और उसी समय अरब सागर में जो है मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब यहाँ निम्न वायुदाब केंद्र हो गया तो अरब सागर से जो है धाराएं चलने लगती है, हिंद महासागर से जो है हवाएं चलने लगती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, और यह जो है इस क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित करने में सहायक होती है, और इस तरह से यह हवाएं आगे बढ़ती है और भारत में बारिश करती है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम से जो उतरता ही है वह है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून जो ग्रीष्म ऋतु में आता है उसके लिए उत्तरदायी है पूर्वी जेट स्ट्रीम। और एक और प्रश्न हमारा भी है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम जब अरब बंगाल की खाड़ी से गुजरती है तो बंगाल की खाड़ी में यह चक्रवातों का निर्माण करती है, जिसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की यह निर्माण करती है और जिसको कहते हैं मानसून पूर्व के चक्रवात। तो मानसून पूर्व के चक्रवात जब यह बंगाल की खाड़ी से निकलती है तो यहां उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का यह निर्माण करती है, और ये जो मानसून पूर्व के जो चक्रवात आते हैं जिनको अलग अलग जगह पर, कहीं पर हम काल बैसाखी कहते हैं, काल बैसाखी, कहीं पर हम बोलते हैं नॉर्वेस्टर, कहीं पर बोलते हैं चेरी ब्लॉसम, कई जगह कहते हैं इसको बोर्डो चिल्ला, तो कहीं पर इसको कहा जाता है आम्रवृष्टि। तो ये सब जो है ये सब है उष्ण कटिबंधीय मानसून चक्रवात या मानसून पूर्वी चक्रवात, जिनकी उत्पत्ति पूर्वी जेट स्ट्रीम से होती है। और ये प्रश्न अभी एचएम में भी पूछा गया तो काल बैसाखी का संबंध किससे है। तो देखिए काल बैसाखी यह है पश्चिम बंगाल से। मैं इनकी वापस व्याख्या एक बार करूंगा जब ग्रीष्म ऋतु की बात करेंगे। काल बैसाखी नॉर्वेस्टर की बात करेंगे तो यह है आसाम में, नॉर्वेस्टर की बात करेंगे तो ये आसाम में है। वो चेरी ब्लॉसम की बात करेंगे तो ये कर्नाटक और केरल में है। बोर्डो चिल्ला की बात करते हैं तो बोर्डो चिल्ला है उड़ीसा में। और आम्रवृष्टि की बात करें तो ये हमारा दक्षिण भारत जो महाराष्ट्र और ये इसका आसपास का क्षेत्र है वहां पर इनको लेके। तो हमारा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, ये चारों जो है मानसून पूर्व के बारिश होती है और जिसके कारण हमारे राजस्थान में जो है भारत में जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। और वहीं जो पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत को पार कर जाती है और अरब सागर और हिंद महासागर में आती है तो इसकी वजह से जो है
पूर्वी जेट स्ट्रीम की वजह से यहाँ निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, और निम्न वायुदाब का निर्माण होता है तो उच्च वायुदाब से जो हवाएं चलती है दक्षिण पश्चिम से जो है उत्पत्ति होती है हवाओं की, और यही दक्षिण पश्चिम मानसून ग्रीष्म ऋतु में भारत में आगे बारिश करता है। तो इस तरह से पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी है, जबकि हम लोगों ने पहले की बात की थी कि जो हमारा उपोष्ण या पश्चिमी जेट स्ट्रीम है वह उत्तर पूर्वी मानसून के लिए उत्तरदायी है। तो ये मुख्य रूप से जो है तीन सिद्धांत है, एक तापीय सिद्धांत, दूसरा हमारा सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है वह था ITCZ सिद्धांत या जिसको कहते हैं विषुवत पछुआ प्रवाह सिद्धांत, और तीसरा जो हमारा जेट स्ट्रीम है, ये तीनों सिद्धांत हमारे यहाँ भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। अब हम बात करते हैं अगला जो कि भारत में मानसून किस तरह से आता है। तो भारत के मानसून को जो है प्रश्न जो पूछे जाते हैं हम उनकी बात करें कि किस तरह से प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं मानसून को लेकर कि भारत में किस तरह से मानसून आता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे भारत में किस तरह से मानसून आता है, कहां कहां बारिश करता है और उनको लेकर कितने प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। देखिए, हम भारतीय मानसून की बात करें तो भारत में जो है दो तरह का मानसून आता है। एक आता है ग्रीष्म ऋतु में और एक आता है शीत ऋतु में। जो ग्रीष्म ऋतु में आता है उसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, और जो शीत ऋतु में आता है इसको हम बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून की भारत में दो शाखाएं प्रवेश करती है। एक कहलाती है अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी शाखा। और इनको लेके हमारे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो पहले एक बार आप इसका बता कर लीजिए कि मानसून में दो तरह आता है, ग्रीष्म ऋतु में भी आता है और शीत ऋतु में आता है। जो ग्रीष्म ऋतु में मानसून आता है उसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, और जो शीत ऋतु में मानसून आता है हम उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। और उत्तर पूर्वी मानसून को लेकर हमारे कई प्रश्न पूछे गए हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून से भारत के किस राज्य क्षेत्र में बारिश होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ प्रवेश करता है और किस तरह से इसके प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की बात करते हैं अपन कि किस तरह से भारत में मानसून आता है और किस तरह से कहां कहां किस तट पर कैसी बारिश होती है और कैसे कैसे प्रश्न हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, हमारा यह पूरा भारत का नक्शा है। पहले मैं उन पॉइंट्स को नोट डाउन करूंगा जिनके संदर्भ में हम लोगों को सामान्यतः पता होना चाहिए। पहले हम बात करेंगे
अरब सागरीय शाखा की, कि अरब सागरीय शाखा को लेके क्या प्रश्न हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो मानसून जो हमारे यहां आता है वह है दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसकी उत्पत्ति होती है हिंद महासागर में। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहीं से होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारत में मानसून आता है वह क्या है, यानी भारतीय मानसून है। सबसे पहला प्रश्न कि भारतीय मानसून क्या है, एक जो है मानसूनी पवनें हैं, या ये कह सकते हैं कि वर्षा है, क्या है, आपको ये बताना है कि भारतीय मानसून क्या एक एनर्जी है। तो देखिए, भारतीय मानसून की बात करें तो भारतीय मानसून एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, और ऊर्जा किसकी है, हिंद महासागर की। कैसे हिंद महासागर की ऊर्जा है कि जब व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही आती है तो हिंद महासागर से वो नमी प्राप्त करती है, और नमी प्राप्त करते हुए वो आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़कर वह भारत में बारिश करती है। तो सिंपल सी बात है कि ये व्यापारिक पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आई और उन्होंने हिंद महासागर की ऊर्जा को प्राप्त किया, जो नमी को प्राप्त किया, और वही नमी आगे जाके बारिश करती है। तो भारत के संदर्भ में यह प्रश्न कई बार आईएएस में तो बहुत बार पूछा गया कि भारतीय मानसून है, उदाहरण है किसका है, एक ऊर्जा है कि एक जो है मानसूनी विंड है, नहीं मानसूनी पवन का उदाहरण है, कि आपको यह बताना है कि यह एक वर्षा का उदाहरण है। तो जो मानसून यह है, यह एक एनर्जी है, हिंद महासागर की एनर्जी है, नमी है, जो व्यापारिक पवनों के माध्यम से जो है हमारे भारत की ओर बहती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो निकला, यह जब भारत के समीप आता है तो यह दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा कहलाती है जो अरब सागर में जाती है, वह अरब सागरीय शाखा, और जो बंगाल की खाड़ी में जाती है वह बंगाल की खाड़ी शाखा। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले अरब सागरीय शाखा की, कि अरब सागरीय शाखा किस तरह से भारत में बारिश करती है और कहां कहां हमारे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भारत में कौन सा मानसून आता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, और वो कब आता है, ग्रीष्म ऋतु में। दक्षिण पश्चिम मानसून यह ग्रीष्म ऋतु में भारत में आता है, और इसकी दो शाखाएं भारत में प्रवेश करती है, एक अरब सागरीय शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। भारत में सबसे पहले जो आती है वह आती है, सर्वप्रथम आती है अरब सागरीय शाखा। सबसे पहले भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है, और वह प्रवेश करती है मालाबार तट। राज्य क्षेत्र पूछा था केरल। अब यहां पर एक और समस्या कि कई जगह लिखा हुआ है कि यह अंडमान निकोबार में आता है, कई जगह लिखा हुआ है कि यह केरल में प्रवेश करता है। अब इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, केरल होगा या अंडमान निकोबार होगा। तो देखिए, अंडमान निकोबार और केरल को समझना है तो उससे पहले मैं आपको इसी चीज को एक मैप के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यह यह है भूमध्य रेखा। यह है व्यापारिक पवनें, और जब यहां पर भारत में ITCZ इसका जब निर्माण होता है तो ये व्यापारिक पवनें दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आती है, और इनकी दिशा जो है अब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। और जब ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है तो 25 मई के आसपास यह
अंडमान निकोबार में पहुंचती है। 25 मई के आसपास ये अंडमान निकोबार में बारिश करती है और वहीं यह आगे जाके 1 जून के आसपास यह केरल राज्य में प्रवेश करती है। 5 जून के आसपास यह कर्नाटका में प्रवेश करती है। 10 जून के आसपास यह मुंबई, भुवनेश्वर और कोलकाता तक यह बारिश करती है। इस तरह से चलती है। 15 जून के आसपास यह अहमदाबाद, लखनऊ उधर बारिश करती है। अब 15 जून के बाद यह जयपुर और दिल्ली में जो है वर्षा करती है। तो ये इस तरीके से तो हमारा यहां से प्रश्न बनता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो है अरब सबसे पहले कौन सा मानसून आता है। तो भारत में जो आता है वह आता है अरब सागरीय मानसून। भारत में जो आता है वह आता है अरब सागरीय मानसून। और अरब सागरीय मानसून से भारत में कहां बारिश होती है। तो भारत में सबसे पहले जो बारिश होती है वह होती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 25 मई के आसपास। जबकि राज्य क्षेत्र पूछा जाता है तो हम राज्य क्षेत्र की बात करते हैं केरल में, और यह प्रश्न क्लियर लिखा हुआ आता है कि भारत में बारिश होती है, तब हमारा उत्तर होता है अंडमान निकोबार। और यदि पूछा जाए कि भारत में किस राज्य क्षेत्र में या किस तट पर बारिश होती है तो तट की बात करते हैं तो यह आता है मालाबार तट। और यह इस तरीके से जो है अरब सागरीय मानसून भारत में जो है प्रवेश करता है। हमने प्रवेश की बात की कि किस तरह से प्रवेश करता है। सही है आपका कि यदि अंडमान निकोबार और केरल दोनों ऑप्शन है तो हमें वहां प्रश्न पढ़ना होगा कि प्रश्न में दे रखा है राज्य क्षेत्र, तो राज्य क्षेत्र में आएगा कि भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है। यदि हमें राज्य दे रखा है तो हमारा उत्तर होगा केरल, और वहां पर न तो किसी राज्य और कि भारत में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है तो उत्तर अंडमान निकोबार होगा। और यदि वहां पर पर्टिकुलर पूछा है कौन से तट, तो तट की बात करें तो भारत में 2 तट है, एक पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट। और पश्चिमी तट में जो भाग आता है वो आता है मालाबार तट। तो ये प्रश्न हम लोगों को पढ़ना होता है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न वह पूछ रहा है राज्य क्षेत्र, क्योंकि आरएस में जो प्रश्न पूछा या सेकंड ग्रेड में कई प्रश्न ये पूछा गया था तो उन्होंने पूछा था भारत में किस राज्य क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो हमारा उत्तर होगा केरल। और कहां पर प्रवेश करता है तो अंडमान निकोबार। ये 25 मई के आसपास आ जाता है, क्योंकि जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन आती है तो यह भारत के सबसे पहले दक्षिणतम बिंदु पर पहुंचती है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु आप लोगों को पता है कि कौन सा है, ग्रेट निकोबार, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। क्लियर। भारत में तो भारत में ये दोनों चीजें आएगी, दोनों में अंडमान निकोबार पहले होगा और यदि राज्य क्षेत्र है तो वो केरल होगा, और दोनों में से एक चीज हम लोगों को दी जाती है। तो ये तो भारत में आ गया कि अरब सागरीय मानसून आता। अब अरब सागरीय मानसून से भारत में कहां कहां बारिश होती है तो देखिए अरब सागरीय मानसून जो मालाबार तट में आया, यहां 1 जून के आसपास यहां पर बारिश करता है। इसके बाद यहां आगे बढ़ता है और पश्चिमी घाट के सहारे सहारे यह बारिश करता जाता है, क्योंकि यहां पर सब पहाड़ी क्षेत्र है और इन पहाड़ियों से टकराकर बारिश करता है। तो प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि भारत के जो पश्चिमी तट पर जो बारिश होती है, यानी अरब सागरीय मानसून से जो बारिश होती है वो बारिश किससे होती है, यानी कैसी बारिश होती है। यहां से हमारा एक प्रश्न आता है कि कैसी बारिश होती है। चक्रवाती वर्षा होती है, कि वर्षण होता है, पर्वतकृत वर्षा होती है, या उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि भारत का जो पश्चिमी तट है, जिसकी बात हम लोग अभी भी कर रहे हैं कि पश्चिमी तट पर जो बारिश होती है वो कैसी होती है। तो देखिए कि पश्चिमी तट जो चक्रवाती वर्षा जो होती है, पश्चिमी तट पर जो बारिश होती है कि मानसूनी हवाएं आएगी, पर्वतों से टकराएगी, और पर्वतों से टकरा के क्या करेगी, बारिश करेगी। तो पश्चिमी तट पर जो बारिश होती है वह कौन सी बारिश होती है, पर्वतकृत बारिश होती है। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि
भारत के पश्चिमी तट पर जो बारिश होती है वह कौन सी बारिश है? पर्वत की। यदि यह पश्चिमी घाट नहीं होता तो ये मानसूनी हवाएं सीधे सीधे निकल जाती, कोई अवरोध नहीं होता है, इसको कहते हैं अवरोध। अवरोध के कारण यहां पर जो है हवाएं आएगी, टकराएगी और बारिश करेगी। और पश्चिमी घाट दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो बारिश की धीरे धीरे मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। और क्यों कमी होती है? कारण ये कि भारत जो दक्षिण भाग है ये ऊंचाई पे ज्यादा है और जबकि पश्चिमी घाट का ये भाग है ये ऊंचाई पर कम है। तो जैसे जैसे पश्चिमी घाट में दक्षिण से उत्तर की तरफ हम लोग जाते हैं तो वर्षा में कमी होती है। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट से दक्षिण से उत्तर जाने पर वर्षा में कमी होती है, क्यों? तो सभी कमी का सबसे बड़ा कारण है वह है इनकी ऊंचाई में कमी। ऊंचाई में कमी होती है, ऊंचाई में कमी होने के कारण यह वर्षा भी कम होती है। और इसी कारण इस क्षेत्र में जो है पहले मानसून आता है और मानसून ज्यादा सक्रिय होता है, बहुत ज्यादा। तो एक शाखा जो होती है वह पश्चिमी घाट पे बारिश करती है, दूसरी जो शाखा अरब सागरीय मानसून की जो दूसरी शाखा है एक शाखा ने पश्चिमी घाट पे बारिश की, दूसरी जो शाखा है यह शाखा ये जो बीच में पास है इन पास से जो है प्रवेश करती है और इसके किनारे वाले क्षेत्र में क्या करती है? बारिश करती है, जो कि पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। और इस क्षेत्र में यह जो है गई बारिश जो पास है, जैसे भोर घाट है, थाल घाट है, पाल घाट, इनकी हमने चर्चा की थी पहले, इनसे यह प्रवेश करती है और यह पश्चिम घाट के पूर्वी भाग पर जो है बारिश करती है। इसके बाद तीसरी जो शाखा है वह शाखा प्रवेश करती है ताप्ती नदी घाटी, और ताप्ती नदी घाटी में यह पर्वत है सतपुड़ा पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत के किनारे किनारे यह बारिश करती है। इसकी एक और शाखा जो प्रवेश करती है नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में, और यह विंध्याचल पर्वत के सहारे सहारे बारिश करती है। और एक शाखा जो है वह अरावली के सहारे सहारे राजस्थान को पार कर जाती है और हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में क्या करती है? बारिश करती है। तो देखिए इस तरह से अरब सागरीय मानसून से जो बारिश होती है कहां कहां होती है? एक तो पश्चिमी घाट, एक ताप्ती नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में यह बारिश करती है। तो देखिए यहां से प्रश्न जो बनता है हम उनकी बात करते हैं। तो प्रश्न है कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है इसकी दो शाखाएं प्रवेश करती है, तो इसमें ज्यादा जो है सक्रियता किसमें होती है? तो ज्यादा प्रबलकारी कौन सा होता है? तो देखिए अरब सागरीय मानसून में 65% नमी होती है, यानी ज्यादा प्रभावशाली कौन सा होता है? 65% नमी होती है और इससे भारत में जो है 25% वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की टोटल आर्द्रता का जो है 65% भाग जो है अरब सागरीय मानसून में होता है, लेकिन बारिश ये केवल कितने भारत में करता है? 25%। पूरे भारत के केवल 25% क्षेत्रफल पर ही बारिश करता है। कहां करता है? तो राज्य क्षेत्र की बात करेंगे तो यह केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कुछ भाग हम हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, मुख्य रूप से इन राज्य क्षेत्रों में यह जो है बारिश करता है और बाकी शेष जो भी भाग है वह सब बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है। तो प्रश्न आता है कि इसकी सक्रियता ज्यादा है लेकिन बारिश कम होती, क्यों? क्योंकि यह जो बारिश है अरब सागरीय जो मानसून है वह उससे भारत में पर्वतकृत बारिश होती है। जहां जहां अवरोध मिला वहां वहां पर्वतों से टकराकर ये क्या करता है? बारिश करता है। और इसलिए पश्चिमी तट पर जहां जहां अवरोध है उस पर यह बारिश करेगा, जहां अवरोध नहीं है वहां से ये सीधे पार कर जाती है। जिसका प्रश्न हम लोगों से कई बार पूछा जाता है कि अरब सागरीय मानसून से थार के मरुस्थल में या पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती है।
कि अरब सागरीय मानसून से पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होती है, तो मैं राजस्थान के मानसून को भी बताने की कोशिश करूंगा। पहले एक बार मैं पूरे भारत की बात करूंगा, फिर मैं राजस्थान के मैप के साथ इसको बताऊंगा कि राजस्थान में क्या प्रश्न हम लोगों को मानसून को लेकर प्रश्न बन सकते हैं। तो ये अरब सागरीय मानसून को मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि क्या क्या प्रश्न बनता है। तो प्रश्न बनता है कि सबसे पहला प्रश्न कि भारत में कौन सा मानसून आता है, ग्रीष्म ऋतु में मानसून कौन सा आता है। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, और दक्षिण पश्चिम मानसून जो आ रहा है उससे कि कौन सी शाखा सबसे पहले प्रवेश करती है, तो सबसे पहले अरब सागरीय शाखा जो है प्रवेश करती है। और अरब सागरीय शाखा जो प्रवेश करती है, इससे भारत में सबसे पहले बारिश कहां होती है, तो अरब सागरीय शाखा से भारत में सबसे पहले बारिश होती है वह होती है केरल राज्य यानी मालाबार तट 1 जून के आसपास। और 1 जून के आसपास के साथ साथ यहां जो है गुजरात का कुछ भाग में बारिश होती है। इस क्षेत्र में बहुत कम है क्षेत्र है, बाकी कच्छ का जो भाग है यह पूरा शुष्क रह जाता है यहां से, क्योंकि बीच में कोई अवरोध नहीं है। तो यह था अरब सागरीय मानसून को लेके प्रवेश करता है, कहां कहां यह बारिश करता है। तो विशेष रूप से अब देखिए, जब यह अरब सागरीय मानसून यहां आता है तो लगभग यहां पर 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा करता है। कहां पर, पश्चिमी घाट में के आसपास यहां पर 200 सेंटीमीटर, और जहां 200 सेंटीमीटर बारिश होती है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वन जहां पाए जाते हैं वहां से एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं। तो देखिए, उष्ण कटिबंध की बात करें तो हम लोग बात करेंगे यह कर्क रेखा और यह भूमध्य रेखा, यह पूरा जोन यह कहलाता है उष्ण कटिबंध। यानी भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है यह कहलाता है उष्ण कटिबंधीय। और इस क्षेत्र में हमारा यह क्षेत्र आता है जिसको हमने नाम दिया पश्चिमी घाट। क्या कहा हमने इसको, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में 200 से अधिक बारिश होती है, इसलिए भारत में उष्ण कटिबंधीय वन कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट, या कई जगह लिखा होता है सह्याद्री पर्वत, जिसकी पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यहां पर कौन कौन से प्रश्न आएंगे, सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट। तो यह था हमारा अरब सागरीय मानसून। पूर्वइयों की भी बात हम लोग करेंगे कि पूर्वइयां क्या होती है। बात करते हैं अपन बंगाल की खाड़ी की। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसको कहा जाता है कर्क रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वह कहलाता है मकर रेखा। अब चलते हम आगे की बात कि बंगाल की खाड़ी से किस तरह से भारत में बारिश होती है। तो ये अरब सागर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बंगाल की खाड़ी के मानसून की बात करेंगे। गोवा में कोंकण तट, सही है कि गोवा में कोंकण तट है, महाराष्ट्र का गोवा तक यानी दमन द्वीप से लगाकर जो है गोवा तक का तटीय प्रदेश ये पूरा कहलाता है कोंकण तट। बात करेंगे हम बंगाल की खाड़ी। देखिए, बंगाल की खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने पहले से बात की थी कि जब पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती है, तो पूर्वी जेट स्ट्रीम जब ग्रीष्म चलती है तो बंगाल की खाड़ी में जो है चक्रवातों का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसमें हमने कहा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और जब बंगाल की खाड़ी मानसून जब यहां प्रवेश करता है
कि बंगाल की खाड़ी जब मानसून प्रवेश करता है तो यह जो है इन चक्रवातों के साथ साथ जहां जहां इसको जो है पूर्वी घाट में गैप मिलता है वहां से यह भारत में प्रवेश करता है। तो प्रश्न यहां से जो बनता है वह बनता है कि जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, बंगाल की खाड़ी शाखा में से भारत के जो पूर्वी तट पर जो वर्षा होती है वह कैसी होती है? चक्रवाती वर्षा। और अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसका तमिलनाडु में एक आया था अभी तितली चक्रवात, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। कैसा था? अभी आया था तितली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए जब यह दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है शाखा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो यह तट के किनारे जो चक्रवात है, इन चक्रवातों को जो है पूर्वी घाट के सारे सारे जो गैप बने हुए हैं, जैसे गोदावरी नदी का कावेरी नदी का जो गैप है, कृष्णा नदी का जो गैप है, गोदावरी नदी का जो गैप है, ये महानदी का जो गैप है, और यहां ऊपर हमने पढ़ी थी दामोदर नदी। इन नदियां जब ये नदियां निकलती है तो इस क्षेत्र को यानी पहाड़ पूर्वी घाट को तोड़कर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चक्रवात इन नदी घाटी क्षेत्र के सारे जो है भारत में प्रवेश करते हैं। तो पूर्वी घाट तट पर जो भारत में बारिश होती है वह कैसी बारिश होती है? चक्रवाती। कि जो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात जो पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण जो बनते हैं, यह इस बंगाल की खाड़ी शाखा के साथ साथ भारत में प्रवेश करते हैं और यह इन क्षेत्रों में क्या करते हैं? बारिश करते हैं पूरे तट। तो हमारे यहां से प्रश्न बनता है कि पूर्वी तट पर जो है बारिश होती है वो कैसी बारिश होती है? चक्रवाती, जिसका उदाहरण हम लोगों ने अभी पढ़ा चला था, तितली जो एक चक्रवात आया है। यह प्रश्न हम लोगों से पूछा है कि तितली क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और इसकी जो है उत्पत्ति किससे होती है? तो पूर्वी जेट स्ट्रीम से होती है। हमारा यह प्रश्न करंट का बन सकता है। फिर हम बात करते हैं आगे की कि जब यह आगे बढ़ता है तो यह बात करते हैं हम पूर्वी तट के बाद हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में। तो जब यह पूर्वोत्तर राज्यों में आगे बढ़ता है तो यहां पर आप लोगों ने एक सुना होगा घाटी है जिसका नाम है सूरमा घाटी। मैं इस चित्र को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करूंगा। यह हमारा हिमालय पर्वत और यह है गारो खासी और इनकी पहाड़ियां। जब मानसून पूर्वोत्तर राज्यों में आता है तो सूरमा घाटी से यह पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करता है और सूरमा घाटी से यह प्रवेश करता हुआ इस तरीके से चलता है। तो चारों तरफ यह क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी आपको डाफला की पहाड़ियां, नागालैंड में जाएंगे तो नागा की पहाड़ियां मिलेगी, मिजोरम में जाएंगे मिजो की पहाड़ियां मिलेगी। उससे पहले हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में जाएंगे मणिपुरी, मिजो की पहाड़ियां, त्रिपुरा में जाएंगे त्रिपुरी की पहाड़ियां, और यदि हम असम में जाएंगे तो आपको गारो की है, खासी की है, जयंती की है पहाड़ियां। और इन्हीं सभी पहाड़ियों के यदि सेंटर की बात करें तो यहां पर एक पूरा पठार है जिसको हम बोलते हैं शिलांग का पठार। मेघालय में। तो देखिए
पूर्वोत्तर राज्य में जब यह सुरमा घाटी से मानसून प्रवेश करता है तो चारों तरफ पहाड़ियां होने के कारण यह यहां पर जो है अत्यधिक बारिश करता है। जो मानसून यहां चला गया वो वापस लौटकर नहीं आ पाता और इस पूर्वोत्तर राज्यों में जो है बारिश करता है। और मध्य में जो भाग है शिलांग का पठार, यहां पर लगभग 1141 सेंटीमीटर सेमी तक की क्या होती है, बारिश होती है। और यहां पर ही स्थित एक स्थान है जिसका नाम सुना होगा, मासिनराम। मासिनराम जो कि मेघालय में स्थित है और जहां पर 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है और विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है माना जाता है वह पूर्वोत्तर। तो यहां से हमारा एक जो प्रश्न बनता है वह प्रश्न बनता है कि पूर्वोत्तर भारत में जो बारिश होती है, यानी सबसे मतलब पूर्वोत्तर भारत में जो बारिश होती है, मासिनराम से या पूर्वोत्तर भारत की बात है, यहाँ बारिश होती है, इसका कारण क्या है या यहाँ कौन सी बारिश होती है? तो यहाँ जो बारिश होती है वह होती है पर्वतकृत बारिश। यहाँ कौन सी बारिश होती है? पर्वतकृत वर्षा, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि पर्वतकृत बारिश की मानसूनी हवाएं आएगी, पर्वतों से टकराकर क्या करेगी? या बारिश करेगी। और इसलिए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। और यहां पर जो बारिश होती है वो कैसी होती है? पर्वतकृत है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियां, इधर हिमालय की ये पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं जो हिमालय का ही एक भाग माना जाती है, जो लगभग 100 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें नागालैंड में जाएंगे नागा की पहाड़ियां मिलेगी, आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो डाफला की पहाड़ियां मिलेगी, आसाम में जाएंगे तो गारो, जयंती और खासी की पहाड़ियां मिलती है। तो यहाँ पर जो है 1141 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है और यह जो है बारिश करता हुआ यह मानसून और यहां पर इस क्षेत्र में जब बारिश करता हुआ यह मानसून धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है और आगे की ओर बढ़ता है और एक शाखा जो है विंध्याचल के सारे हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? राजस्थान में। और यही बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्व दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने के कारण इसको राजस्थान में पुरवैया कहा जाता है। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि पुरवैया क्या है। तो यदि डेफिनेशन देखा जाए तो पुरवैया है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाएं, और इनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पुरवैया कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, पुरवैया क्या है। तो ये था हमारा कि बंगाल की खाड़ी मानसून से भारत में कहां कहां बारिश होती है। तो जो क्षेत्र हमने जोड़ा, तो इससे देखिए पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी तट, मध्य भारत और कुछ भाग जो हिमालय का जो है तटीय क्षेत्र है वहां पर यह बारिश करता है। और इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता केवल 35% होती है। आर्द्रता इसमें कितनी होती है? 35% होती है। लेकिन यह भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रों में भाग में बारिश करती है? भारत के लगभग 75% भाग में वर्षा करती है। तो हमारा प्रश्न कहीं न कहीं यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में अधिक बारिश किससे होती है? तो अधिक बारिश होती है वह होती है बंगाल की खाड़ी से, लेकिन आर्द्रता सबसे ज्यादा किसमें होती है? अरब सागर में होती है। जबकि राजस्थान के संदर्भ में यह थोड़ा सा उल्टा चलता है, क्योंकि राजस्थान में जब तक अरब सागरीय मानसून राजस्थान में पहुंचता है तो उसकी आर्द्रता में पूरी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और कमी होने के कारण वह केवल राजस्थान में 10% बारिश करती है, आर्द्रता उसमें बहुत कम रहती है। पिरवैया भी बोलते हैं, पुरवैया ज्यादा पूछा जाता है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में होती है पुरवैया, वर्षा ऋतु में। और ये आप लोगों ने सुना होगा राजस्थान के संदर्भ में, जब हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वह कई बार कहते हैं, सही है, आराकामा पर्वत की भी भूमिका हमारे यहाँ रहती है। आराकामा पर्वत यही है जो यह जो यहाँ
यहां से एक प्रश्न और बनता है कि क्या बंगाल की खाड़ी मानसून बांग्लादेश में बारिश करती है? तो बांग्लादेश में बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बांग्लादेश में किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, इसलिए वहां पर बारिश नहीं होती है। और एक और चीज आप लोगों को मैं और बता देता हूं, अल नीनो और प्राग भी मैं बताऊंगा कि अल नीनो और लाल नीनो इफेक्ट क्या, और वहां से प्रश्न बनते हैं। अब यहां से बंगाल की खाड़ी को लेकर जो थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं, मैं उनकी बात करता हूं कि क्या थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न बनता है कि आर्द्रता सबसे ज्यादा किसमें होती है? अरब सागर में होती है, लेकिन बारिश केवल 25% भाग में होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता केवल 35% होती है, लेकिन भारत के अधिकांश राज्यों में बारिश किससे होती है? बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। और यहां से प्रश्न आती है कि बंगाल की खाड़ी से दो तरह की बारिश होती है, एक तो पर्वतकृत बारिश भी होती है और एक बारिश होती है वो होती है चक्रवाती बारिश, जबकि अरब सागरीय मानसून से केवल जो है पर्वतकृत बारिश होती है, चक्रवाती वर्षा नहीं होती है। इसके बाद और क्या प्रश्न बनते हैं, मैं उनके प्रश्नों की बात करता हूं। प्रश्न एक और पूछा था मानसून प्रस्फुटन क्या है? तो शब्द हम लोगों से पूछे जाते हैं। यहां से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न बनता है मानसून प्रस्फुटन क्या है? मानसून प्रस्फुटन या ब्रस्ट ऑफ मानसून कहा जाता है, मानसून ब्रस्ट भी कहते हैं। मानसून ब्रस्ट क्या है? तो मानसून ब्रस्ट है या मानसून का आकस्मिक आना या आकस्मिक जो बारिश होती है उसको कहा जाता है मानसून प्रस्फुटन होता है। और मानसून प्रस्फुटन जो होता है वो अरब सागर से ज्यादा होता है, बंगाल की खाड़ी से कम होता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी जो है लंबी दूरी की तय करती है, जबकि अरब सागरी जो है जल्दी आता है। तो मानसून प्रस्फुटन बहुत ज्यादा होता है अरब सागरीय मानसून से। बात करते हैं काल वैसाखी किसे कहा जाता है, उन सब की बात करते हैं। केवल हम अभी ये बात करते हैं कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करते हैं। अब बात आती है उत्तर पूर्वी मानसून को लेकर। देखिए उत्तर पूर्वी मानसून यहां शीत ऋतु में आता है। किस ऋतु में आता है? शीत ऋतु में। कि जब बारिश के कारण यहां पर जो है इस क्षेत्र में पूरा उच्च वायुदाब का निर्माण होता है और यहां पर जो है हिंद महासागर में निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। तो देखिए जो हम लोगों ने बात की थी कि यहां से जो आता है, जिसको हमने कहा था पश्चिमी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम जब इस क्षेत्र में तिब्बत के आसपास पहुंचता है तो उच्च वायुदाब जो है निम्न वायुदाब की ओर आ जाता है और ये हवाएं इस तरह से जो है बहती है और इसको कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। और यह उत्तर पूर्वी मानसून यह सब क्रिया होती है शीत ऋतु में। और उत्तर पूर्वी मानसून जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से निकलता है, यह है बंगाल की खाड़ी। सामान्यतः यह उत्तर पूर्वी मानसून यह शुष्क होता है, लेकिन जब यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर से निकलता है तो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर देता है और नमी ग्रहण करने के बाद यह जो है इस भाग में जो है बारिश करता है और यह कहलाता है कोरोमंडल तट। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कोरोमंडल तट पे जो बारिश होती है वह कौन से मानसून से होती है? उत्तर पूर्व मानसून से। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में बहुत बार पूछा गया था और प्रश्न पूछा गया था कि
उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा प्राप्त करता उस राज्य क्षेत्र का नाम पूछा गया था। तो राज्य क्षेत्र था पश्चिम तमिलनाडु, और जो क्षेत्र पूछा जाता है वो कोरोमंडल तट पूछा था। आप लोगों से भी यह प्रश्न पूछा था क्योंकि तमिलनाडु में हाल ही में तितली का प्रकोप हम लोगों को मिला है, तो कहीं ना कहीं तितली को लेकर हम लोगों से प्रश्न पूछा था कि तितली है उत्तर पूर्वी मानसून है कि या दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो दक्षिण पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती मानसून, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसकी स्थापना जेट स्ट्रीम से हुई थी। जेट स्ट्रीम हम लोग पहले ही तड़ित जंजाट है मानसून, जिसको तड़ित जंजाट या जिसको हमने बोला ना मानसून प्रस्फुटन, मानसून प्रस्फुटन या तड़ित जंजाट। और देखिए पहले मानसून यहां से आ गया, पहले यह मानसून इस तरीके से गया और यह लौटकर वापस आया, इसलिए इसको कई बार कहा जाता है लौटता मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून लौटता मानसून भी कहलाता है, और जिससे भारत में जो है कोरोमंडल तट पे बारिश होती है। तो यहां से एक प्रश्न और बनता है कि भारत में वर्षा कितनी बार होती है, एक वर्ष में भारत में कितनी बार बारिश होती है। तो देखिए हम बारिश की बात करें तो भारत में 4 बार वर्षा होती है। कैसे होती है? एक दक्षिण, भारत में 4 बार बारिश होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून 2 से, तीसरा मावट से, और चौथा है मानसून पूर्व वर्षा, जिसको हमने कहा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से ही हमारे यहां बारिश होती है। तो भारत में बारिश 4 बार होती है, लेकिन राजस्थान में पूछे तो 2 बार बारिश होती है। तो इस तरह से ही हमारा ये पूरा भाग जो है ये था कि मानसून किस तरह से, मानसून की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से भारत में बारिश होती है। और प्रश्न है कि आम्र वर्षा केरल में, केरल का नहीं है, जहां जहां आम्र है, जैसे महाराष्ट्र है, यानी दक्षिण भारत की बात करें, और यह पर्टिकुलर इसी को केरल में कहा जाता है वह है चेरी ब्लॉसम या कवा के फूलों की वर्षा। फूल के लिए जो वर्षा होती है वह है चेरी ब्लॉसम के नाम से जानी जाती है। तो यह था आपका पूरा जो क्षेत्र है, यह ये पूरा हमारा पूरा टॉपिक था कि किस तरह से भारत में मानसून आता है जाता है। अब कुछ प्रश्नों की मैं साथ में और बात करूंगा कि और क्या क्या प्रश्न हमारे बन सकते हैं। तो यहां से एक पूछा जाता है अल नीनो और ला नीनो इफेक्ट, और एक पूछा जा सकता है हमें कि मानसून को लेके कुछ एक प्रत्यावर्तन का समय क्या है, या ये कह सकते हैं कि किस किस तरह के और छोटे छोटे प्रश्न हम लोगों से, मैं उन प्रश्नों की बात करूंगा। तो एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एल नीनो, एल नीनो एक गर्म महासागरीय धारा है, गर्म महासागरीय धारा है, और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू के समीप चलती है। पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि अल नीनो है क्या। एल नीनो गर्म महासागरीय धारा है, पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पेरू पर चलती है। अब अल नीनो, हमारा प्रश्न है अल नीनो क्या है। और दूसरा है ला नीनो।
आप में से कई हिंदी के ज्ञाता होंगे, अल का संबंध होता है, यह एक उपसर्ग है और अल का अर्थ होता है अधिक, और ला भी एक ये विदेशी उपसर्ग है, हिंदी में विदेशी उपसर्ग है अल, यानी जिसका मतलब होता है अधिक, और ला का अर्थ होता है बिना या कम। तो देखिए, जब इस महासागरीय धारा का प्रभाव अधिक होता है तो वह जो है भारत में मानसून को क्या करती है, कमजोर करती है। भारत में मानसून को क्या करती है, कमजोर करती है, और उससे भारत में कौन सी स्थिति बनती है, अनावृष्टि। यह क्लियर होना चाहिए कि अल नीनो का अर्थ होता है कि अल नीनो महासागरीय धारा, जो गर्म महासागरीय, उसका प्रभाव अधिक होता है तो भारत में मानसून कमजोर होगा और भारत में क्या होगी, अनावृष्टि। और यही बात करें यदि यहां, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि मानसून क्या होगा, अधिक सक्रिय होगा, और अधिक सक्रिय होने से भारत में जो है सामान्य से अधिक बारिश होगी, जिसको कहा जाता है अतिवृष्टि। यह है अल नीनो और ला नीनो। केवल शब्दों की बात करें तो ये शब्द हम लोगों से पूछे जाते हैं, अल नीनो प्रभाव क्या है और ला नीनो प्रभाव क्या है। अल नीनो का मतलब है, अल नीनो जो महासागरीय धारा है, या जिसको बोलते हैं बालक ईशा, क्राइस्ट चाइल्ड कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति 25 दिसंबर के आसपास होती है। 25 दिसंबर के आसपास अल नीनो धारा की उत्पत्ति होती है, और 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं, जो कि ईसा के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, इसीलिए इसको बालक ईसा कहते हैं। और जब इसका प्रभाव अधिक होता है तो भारत में मानसून क्या हो जाता है, कमजोर होता है। क्यों? कि जो भारत में मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो उत्पन्न होता है, इसकी दिशा जो है वह हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है, तो ये मानसून भारत में नहीं आके पूर्वी हिंद महासागर की ओर चला जाता है। किधर चला जाता है? पूर्वी हिंद महासागर में चला जाता है, और भारत में यह मानसून नहीं आता है, कमजोर हो जाता है, और भारत में क्या होती है, अनावृष्टि की स्थिति होती है। और जब यह ला नीनो प्रभाव होता है तो उसमें इस धारा का प्रभाव कम होता है, और यह प्रभाव कम होता है तो मानसून जो है अधिक सक्रियता से जो है भारत की ओर प्रवेश करता है, और उससे भारत में जो है अधिक बारिश होती है, और इसलिए इसको कहा जाता है अतिवृष्टि की स्थिति। तो यह पूछा जाता है अल नीनो का क्या प्रभाव रहेगा, या अल नीनो क्या है? अल नीनो है कि अल नीनो महासागरीय धारा का जो है कम होना, या बिना यानी तापमान की कमी होने के कारण इसका प्रभाव नहीं रहता है। अब बात आती है कि कब कितना रहता है, तो मैं इसकी बात करूंगा कि 1875 से लगाकर यदि हम वर्तमान में 2000 तक की बात करें तो लगभग अब तक 43 बार भारत को अकाल की या अनावृष्टि की जो है चपेट में रहा। उसमें से 19 बार जो अकाल पड़ा, इसका लिए सबसे बड़ा कारण है वह है प्रति विश्व धारा भी यह सही है। ये क्यों है? क्योंकि यदि महासागरों की हम बात करते हैं, प्रति विश्व धारा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है जाती है, लेकिन जब भी इसमें तापमान में वृद्धि होती है तो इसकी दिशा विपरीत की ओर चलना शुरू हो जाती है, और इसको प्रति विश्व धारा के नाम से भी जाना जाता है। अल्बिडो क्या है? दैट इज अल्बिडो अलग टाइप है। अल्बिडो का संबंध है ताप, सूर्य ताप से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न पूछेगा अल नीनो क्या है? अल नीनो क्या है? अल नीनो में वो आपसे कि अल नीनो के संबंध में क्या सत्य है कि अल नीनो महासागरीय धारा का अधिक होना, भारत में अनावृष्टि की स्थिति होना, मानसून का कमजोर पड़ना, या दोनों को मिक्स करके एक टॉपिक पूछेगा कि अल नीनो के संबंध में सही कथन कौन सा है, या ला नीनो का प्रभाव को क्या है, ला नीनो प्रभाव क्या है। केवल ये शब्द देंगे, आपको यह बताना लाल नीनो प्रभाव यानी अल नीनो धारा का प्रभाव तो कम होगा, लेकिन भारत में मानसून क्या होगा, अधिक। ये प्रभाव रहेगा, लेकिन अल नीनो धारा यानी इसका प्रभाव कम होगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या प्रश्न रहेगा। वापस कर रहा हूं एक बार कि प्रश्न बनेगा अल नीनो है, या अल नीनो के संबंध में सही कथन है। तो अल नीनो का मतलब है
कि एल नीनो जो महासागरीय धारा है इसका प्रभाव अधिक होगा तो भारत में मानसून कमजोर होगा और अनावृष्टि की स्थिति बनेगी। और ये प्रश्न जो है सत्य और असत्य कथन को लेकर पूछे जाते हैं ज्यादातर। सही है। यह जो है इसकी उत्पत्ति होती है 25 दिसंबर के आसपास, और जब तक ये भारत में पहुंचता है, एल नीनो धारा जब भारत में पहुंचती है तो उस समय जो है भारत में मानसून की उत्पत्ति का समय होता है, उसको समय लगता है। प्रशांत महासागर से जब हिंद महासागर तक आता है तो उसमें समय लगता है, तो उस समय भारत में जो है ये 25 दिसंबर से उत्पत्ति होती है और हमारे यहाँ मानसून की उत्पत्ति लगभग मई तक, तो यह हमारे यहाँ प्रश्न पूछा जाता है तक पहुंचता है। और जब मई तक हमारे यहाँ पहुंचता है तो यह मई में जो भारत में मानसून की उत्पत्ति होने लगती है उसको उत्पत्ति होने से पहले ही कमजोर कर देता है। तो ये था हमारा पूरा कि भारत में किस तरह से बारिश होती है, और इस तरह के हमारे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। और यहां से एक और प्रश्न होता है कि भारत में निम्न वायुदाब क्षेत्र का कहां है। तो भारत में निम्न वायुदाब क्षेत्र के 2 ही केंद्र हैं, एक तो है थार का मरुस्थल और एक है तिब्बत का पठार। भारत में पूछे तो होगा थार का मरुस्थल, और भारत के संबंध में पूछा जाएगा तो तिब्बत का पठार। और भारत दोनों ITC का निर्माण करता है, तो ये भी प्रश्न हम लोगों से पूछा जाता है। तो आज हम इतना ही। सब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वह हम करंट के साथ आएंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वह है भारत में बदलती कृषि और उद्योग की प्रवृत्तियां, और उसके साथ साथ हम मानसून को भी वापस पढ़ेंगे, किस तरह से राजस्थान को जो है यह प्रभावित करेगा, उनको साथ हम लेके चलेंगे। और अगला जो हमारी होगी वो भारत की ज्योग्राफी में होगी, भारत में कृषि और उद्योग की बदलती प्रवृत्तियों को लेकर जो टॉपिक प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लेकर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। गुड नाइट सभी को, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.